नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत की प्रमुख मृदाएं, जिसमें हम देखेंगे कि जैसे कि अब मृदा है। मृदा किसे कहते हैं, पहले ये दिमाग में आना चाहिए। अब जैसे कि पृथ्वी की जो परत होती है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, यहाँ पे एक ढीली परत होती है, ठीक है। और ये जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में दोनों का मिश्रण होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है। अब यदि मृदा की बात करते हैं तो मृदा दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो उर्वर होती है और एक होती है अनुर्वर, यानी कि एक उपजाऊ मिट्टी होती है और एक होती है अनुपजाऊ मिट्टी, ठीक है। यदि हम मिट्टी को देखें गठन के आधार पर, यदि हम मिट्टी को गठन के आधार पर देखते हैं, एक तो देखते हैं हम गठन के आधार पर। जैसे गठन के आधार पर देखेंगे, जैसे बलुई मिट्टी हुई, दोमट मिट्टी हुई, मृद में मिट्टी हुई, ठीक है। ये सब क्या है, गठन के आधार पर मिट्टी हैं, एक गठन के आधार पर है। और यदि हम रंग के आधार पर देखते हैं तो रंग के आधार पर होती हैं, जैसे कि लाल मिट्टी हुई, काली हुई, पीली मिट्टी, तो ये सब यहाँ रंग के आधार पर है। यदि हम देखते हैं मिट्टी की बात आ रही है तो मृदा का जो वर्गीकरण देखिए, अब मृदा को मिट्टी भी कहते हैं, सोइल भी कहते हैं, मृदाएं भी, ठीक है। और जैसे कि अभी ये इसका वर्गीकरण की बात करें, मृदा का वर्गीकरण, तो मृदा का जो वर्गीकरण है, यूएसए का एक विभाग है, कृषि विभाग, USDA, जिस पर ये आधारित होती है, USDA, ठीक है। भारत में है ICAR। जैसे कि कुछ मृदाएं हैं, कौन कौन सी, भारत में ICAR, और ये है USA में USDA, ये इंडिया का है और ये USA, ठीक है। अब जैसे कि कुछ मिट्टियाँ होती हैं इस तरीके की, जैसे इंसेप्टिसोल्स हुई, एंटीसोल्स हुई, एल्फीसोल्स हुई, वर्टिसोल्स हुई, ये कुछ मृदाएं भी हैं। लेकिन हम जानेंगे जैसे कि जलोढ़ मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, मरुस्थली मिट्टी है, काली मिट्टी है और लाल मिट्टी है और पर्वतीय मिट्टी है। हम इनके बारे में जानेंगे और कौन कौन से राज्य में होती हैं और क्या क्या इनमें। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम जलोढ़ मिट्टी से। ये जलोढ़ मिट्टी जो है कैसे आती है, ये नदियों द्वारा आती है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र में, सिंधु गंगा के क्षेत्र में, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जो दोआब क्षेत्र है, दो नदियों का बीच का क्षेत्र जो होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, मान लीजिए एक नदी ये है, एक नदी ये है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होता है उसको हम दोआब कहते हैं। और समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि ये समुद्र तटीय मैदान है, ठीक है। और इसमें जो फसलें हैं, जलोढ़ मिट्टी में जो फसलें उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसे कि धान है। धान कहाँ उगाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी में। अब जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र जो हमने वो बताया, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब क्षेत्र और समुद्री तटीय। अब देखिए गेहूं की खेती भी की जाती है जलोढ़ मिट्टी में, गन्ने की खेती की जाती है, आलू की खेती की जाती है, तिल जो होते हैं तिलहनी फसल और दलहनी फसल, दालें जो होती हैं और तिल जो होते हैं, दलहनी और तिलहनी फसलें ये जलोढ़ मिट्टी में होती हैं। इसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं जिनकी जो है प्रचुरता पाई जाती है, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि पोटास है, पोटास अधिक मात्रा में पाया जाएगा और चूना अधिक मात्रा में पाया जाएगा। लेकिन कुछ कमी भी होती है, जैसे कि नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें क्या होती है, कमी होती है। यही मिट्टी आगे जाके दो प्रकार हो जाते हैं, इस मिट्टी के, जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हो जाते हैं, इसको एलुवियल सोइल भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि दो प्रकारों में बांटते हैं, एक तो खादर मिट्टी और एक बांगर मिट्टी। अब खादर मिट्टी जो होती है वो नई जलोढ़ होती है, यानी कि नई मिट्टी होती है जहाँ वर्षा का पानी हमेशा भरा रहता है। अब जैसे कि पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ में यहाँ जो है, पुरानी जलोढ़ में वर्षा का जल रुक नहीं, ये सूखा पड़ा रहता है, सूखा रहता है, वर्षा का जल नहीं पहुंच पाता है यहाँ पे, ठीक है। ये देश के लगभग कितने परसेंट पर है, देश के लगभग 40% भाग पर विस्तृत है, 40% भाग पर विस्तृत है ये, ठीक है। इसका जो निक्षेपण मृदा है, निक्षेप जो होता है वो कैसे होता है, नदियों द्वारा
जैसे नदियों द्वारा लाई जाती है और सरिताओं द्वारा लाई जाती है। ठीक है। गंगा का जो ऊपरी मैदानी क्षेत्र है, गंगा का ऊपरी मैदानी क्षेत्र, अब देखिए जैसे हमने गंगा के बारे में, नदियों के बारे में बताया है, सारियों के प्रमुख नदियों के बारे में बताया भारत की, तो वो भी आप वीडियो देख लेंगे वहाँ से। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे कि उत्तराखंड से गंगा निकलती है और यहाँ पे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड यहाँ बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे गंगा का ऊपरी क्षेत्र है और मध्यवर्ती मैदान है, तो यहाँ पे जो है गंगा का ऊपरी क्षेत्र और मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जो इसमें बालू की जो वो मात्रा है पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। बालू की जो मात्रा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होता है, घटती है, कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिट्टी के बारे में देखते हैं। देखिए काली मिट्टी, जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, इसका जो निर्माण होता है नदियों द्वारा तो होता नहीं है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। अब ये चट्टानों के ऊपर भी हम एक वीडियो लाएंगे, ठीक है, तो उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा वो। तो बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने से, मान लीजिए बेसाल्ट चट्टानें, इनके टूटने से, बिखर जाने से इसका निर्माण होता है। अब देखिए इनके जो क्षेत्र हैं कहाँ कहाँ हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, ये इतने क्षेत्र में महाराष्ट्र में पाई जाती है। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, ये गुजरात वाला एरिया हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया। ठीक है, अब ये कुछ तमिलनाडु का लावा क्षेत्र होता है, तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र ये आ गया। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब काली मिट्टी में जो हम फसल देखते हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं काली मिट्टी में। देखिए कपास है, कपास उगाई जा सकती है। सोयाबीन है, सोयाबीन की खेती की जा सकती है। चने की खेती की जा सकती है, ज्वार की खेती की जा सकती है और गेहूं की खेती भी की जा सकती है। इसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि पोटास है, चूना है, मैग्नीशियम है, ये जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं काली मिट्टी में। पोटास, चूना, मैग्नीशियम। ठीक, और फास्फोरस की जो है इसमें कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। ये मिट्टी ऐसी है जिसको हम क्या कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं, जो किसके लिए, ज़्यादातर कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए और जानते हैं इसके बारे में। दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में है ये। ठीक है, और जो है ये मृद में गहरी और अपारगम्य मिट्टी है। गीले होने पर क्या होगी, जैसे ये मिट्टी में पानी भर जाए, गीले होने पर क्या हो जाती है, ये फूल जाती है। और सूखने पर क्या होगा, यदि मिट्टी सूख जाए तो सिकुड़ जाती है। ठीक है, और शुष्क ऋतु में क्या होता है, इसमें शुष्क ऋतु में दरारें पड़ जाती हैं। इसमें ऐसा लगता है जैसे बिना जुताई के ही इसमें जुताई हो गई है, जो जुताई की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, और लंबी अवधि तक इसमें नमी बनी रहती है। लंबी अवधि तक क्या होता है, नमी बनी रहती है काली मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट मिट्टी के बारे में जानते हैं। ये जानते हैं हम लेटेराइट मिट्टी के बारे में। लेटेराइट मिट्टी कहाँ विकसित होती है, जैसे कि उच्च ताप है, हाई टेम्परेचर है और ज़्यादातर बारिश हो रही है, भारी वर्षा हो रही है, तो वहाँ ये विकसित होगी। ठीक, जहाँ उच्च ताप होगा और भारी वर्षा होगी वहाँ पे ये विकसित होगी लेटेराइट मिट्टी। और इसके जो क्षेत्र हैं लेटेराइट मिट्टी के, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि कर्नाटक है, ये हो गया हमारा कर्नाटक वाला एरिया, तो ये कर्नाटक में होगी। ठीक, अब यदि बात करें केरल की, ये आ गया हमारा केरल, तो ये केरल में भी पाई जाती है मिट्टी। ठीक, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। और तमिलनाडु के बाद यदि देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला है हमारा असम का एरिया।
ठीक, तो यहाँ भी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बारिश होती है। ठीक, अब यदि बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र वाला एरिया आ गया, ये महाराष्ट्र में भी मिलती है ये मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी महाराष्ट्र में भी मिलती है। और बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है, यानी कि ये वाला, ये इतना उड़ीसा है लेकिन ये वाला नहीं, ये तटीय क्षेत्र वाला, यहाँ पे ये जो मिट्टी पाई जाएगी वो लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। अब यहाँ पे जो फसलें हैं, कुछ मुख्य फसलें हैं यहाँ की जो यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी में पाई जाती हैं, जैसे कि चाय है, जैसे कि चाय असम, ठीक है, असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय। ठीक, अब जैसे कि कॉफ़ी है, कॉफ़ी कर्नाटक, कॉफ़ी कर्नाटक में होती है अधिकतर। ठीक है, चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, रबर केरल के लिए, सिनकोना है, काजू है, ये सब खेती जो होती हैं वो लेटेराइट मिट्टी में होती हैं। अब ये भी ध्यान रखना है, जहाँ भारी वर्षा वाला क्षेत्र होगा वहाँ चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती और रबर की खेती, सिनकोना की खेती और काजू की खेती, ये सारी खेती होती हैं। ठीक है, लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है, जहाँ लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होगी। ठीक, और एक और बात ध्यान रखनी है, जो सफ़ेद लेटेराइट होती है उसकी उर्वरकता जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, यदि और जाने लेटेराइट जो है कैसे, एक लैटिन शब्द है जिसका जो शब्द बना है लेटर से, किससे बना है, लेटर से। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईंट, इसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि लेटेराइट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लेटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो होता है ईंट। ठीक है, ये जो होती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों के कारण। ठीक है, और कृषि के लिए ये उपजाऊ इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कृषि के लिए उपजाऊ है लेकिन कुछ के लिए उपजाऊ नहीं है। और यदि इसको उपजाऊ बनाना है उसके लिए इसमें खाद, उर्वरक और भारी, ये सब खाद उर्वरक ये भारी मात्रा में डाला जाता है लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, तब इसका प्रयोग होता है कृषि में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लाल मिट्टी के बारे में। देखिए, लाल मिट्टी जो होती है, रेड सॉइल, वो अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके जो क्षेत्र देखें हम, तो संपूर्ण तमिलनाडु, यानी कि पूरा का पूरा तमिलनाडु ये वाला क्षेत्र, ठीक है, तमिलनाडु का क्षेत्र, और ये कर्नाटक का क्षेत्र, ये हो गया हमारा कर्नाटक का क्षेत्र। ठीक, और कुछ हो गया एमपी का क्षेत्र, एमपी का दक्षिणी वाला एरिया। ठीक है, और कुछ हो गया उड़ीसा का, ये उड़ीसा में भी होती है, और होती है ये महाराष्ट्र में, तो ये आ गया हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पाई जाती है। चलिए, अब यदि हम लाल मिट्टी में कुछ फसलें देखें, तो जैसे कि मूंगफली है, मूंगफली लाल मिट्टी में होती है। केला है, केले की खेती लाल मिट्टी में। तंबाकू की खेती, रागी की खेती, ज्वार है, तीसी है, कपास है, गेहूं है, मक्का है, तो अधिकतर जो है लाल मिट्टी में होती हैं। ठीक है, इसमें कुछ पोषक तत्व हैं जिसकी कुछ कमी है, जैसे कि लौह तत्व की प्रचुरता है, यानी लौह तत्व जो है इनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो इसमें देखा जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है लाल मिट्टी में। चलिए आगे देखते हैं। ये है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा के बारे में जानते हैं। कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि पंजाब वाला एरिया, पंजाब यहाँ हो गया, ठीक है, और हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, और यहाँ पे ये आपका आ गया राजस्थान, ये इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और कुछ जो एरिया है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला, ये आ गया आपका।
ठीक है। इसमें कुछ फसलें हैं, जैसे कि इनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती हैं। मोटे अनाज की खेती होती है इसमें मरुस्थलीय मृदा में, जैसे कि कौन कौन से, बाजरा है, ज्वार है, मोटा अनाज है, सरसों है, जौ है। तो ये सारी खेती मरुस्थलीय मृदा में होती हैं। बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ, तो ये सब क्या होती है, पंजाब में होती हैं, हरियाणा में होती हैं, राजस्थान में होती हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती हैं। तो ये ध्यान रहेगा ना मरुस्थलीय मृदा से, यहाँ से आप भूलोगे नहीं। ठीक है। इसमें लवण और फास्फोरस, लवण और फास्फोरस की क्या है, प्रचुरता पाई जाती है। यानी कि लवण और फास्फोरस इस मिट्टी में अधिकतर पाया जाता है, अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। कुछ विशेषताएं हैं मरुस्थलीय मृदा की, जैसे रेतीली मिट्टी होती है और शुष्क बनावट वाली होती है, और नमी की इसमें कमी होती है मरुस्थलीय मृदा में, और कम जैविक वाली होती है ये मिट्टी। ठीक। चलिए अब देखते हैं पर्वतीय मिट्टी के बारे में। देखिए पर्वतीय मिट्टी जो होती है जैसे कहाँ कहाँ हो सकती है। अब ये आपका जम्मू कश्मीर में होगी, यहाँ वाले एरिया में, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक। और यदि हम देखें जम्मू कश्मीर से लेकर ये जैसे कि लद्दाख है, पर्वतीय वाले में यहाँ से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश तक होती है। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। अब ये मुख्य फसलें, यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि सेब है, नाशपाती है, आलू है। ये कृषि जो की जाती हैं पर्वतीय मिट्टी में की जाती हैं। ठीक। इसमें पोटास, फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है, यानी कि फास्फोरस और पोटास जो पाया जाएगा इस मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में, तो वो अधिकतम मात्रा में पाया जाएगा। ठीक। ये जो होती हैं प्रकृति में विषमांगी होती हैं। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो VKPCS एकेडमी के नाम से है। ठीक है। चलिए, थैंक यू।